नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया की स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के ऊपर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे और कुछ आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से जानेंगे कि क्या हमारी सरकार अपने देशवासियों से एक महान क्रांतिकारी नेता के बारे में कुछ छुपा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ का आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में हुआ था। सुभाष जी एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे और उनके 14 भाई बहन थे और इनसे बड़े इनके 8 भाई बहन थे। 10वीं क्लास इन्होंने अच्छे नंबरों से पास की थी और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इनके क्रांतिकारी विचारों का पता तब चला था जब इन्होंने अपने प्रोफेसर ओटन से झगड़ा कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कोई गैर भारतीय कमेंट किया था, जिसके कारण सुभाष जी को अंग्रेजी हुकूमत के चलते 1 साल कॉलेज से बाहर रहना पड़ा था। नेताजी ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और चौथा स्थान प्राप्त किया था। उस समय किसी भारतीय छात्र के लिए यह एग्ज़ाम पास करना काफ़ी बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष जी की भूमिका। उन दिनों असहयोग आंदोलन चल रहा था जब सुभाष जी 20 जुलाई 1921 को पहली बार गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वो कलकत्ता जाकर चित्तरंजन दास के साथ काम करें, और चित्तरंजन दास उन दिनों बंगाल में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और सुभाष जी उनके साथ हो लिए। चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज पार्टी ने कोलकाता महापालिका का चुनाव जीता और सुभाष जी को महापालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया। और सुभाष जी ने कोलकाता महापालिका के पूरे ढांचे और काम करने के तरीके को बदल डाला। वहाँ के रास्तों के नाम बदले गए जो कि अंग्रेजी शासकों के नाम पे थे, और उन रास्तों को हमारे देश और संस्कृति से जुड़े हुए नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। इन कामों की वजह से सुभाष जी एक बड़े नेताजी के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे। उनकी छवि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। 1928 में साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध हो रहा था, जिसका कोलकाता में सुभाष जी ने नेतृत्व किया। सुभाष जी ने इसी समय पूर्ण स्वराज की बात कही। उन दिनों महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज से सहमत नहीं थे और वो अंग्रेज़ों से डोमिनियन स्टेट बनवाना चाहते थे। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में सुभाष जी राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए एक विशाल रैली का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया और सभी कैदियों को छुड़वा लिया। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को फिर भी नहीं छोड़ा। गांधी जी ने भगत सिंह जी की फांसी माफ़ कराने के लिए बात कही, पर उन्होंने सख्ती से बात नहीं की, जिसका सुभाष जी ने काफ़ी विरोध किया। और उन्हें ना बचा पाने के कारण सुभाष जी कांग्रेस और गांधी जी के तरीकों से नाराज़ हो गए। 1933 से 1936 तक सुभाष जी यूरोप में रहे अपना कुछ इलाज करवाने के नाम पर वहाँ पर उन्होंने निरंतर भारत की आज़ादी के लिए काम जारी रखा। सुभाष जी ने इटली के नेता बेनिटो मुसोलिनी से समर्थन मांगा, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में सहयोग देने का आश्वासन दिया, और आयरलैंड के नेता डी वेलेरा से भी उनकी अच्छी दोस्ती होने लगी, जो कि एक साफ संदेश था कि सुभाष जी यूरोप में सिर्फ अपना इलाज नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ योजना भी बना रहे थे। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को गांधी जी ने चुना और 1939 में गांधी जी ने इन्हें पद से हटाने के लिए कहा, क्योंकि गांधी जी को सुभाष जी की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी। गांधी जी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना और चुनाव करवाया गया। सबको मालूम था कि गांधी जी ने सीतारमैया का नाम चुना है तो वही जीतेंगे और सुभाष जी हार जाएंगे। और जब चुनाव का नतीजा आया तो सब चौंक गए, क्योंकि सुभाष जी को 1580 मत मिले और सीतारमैया को 1377 मत मिले। सुभाष जी के चुनाव जीतने के बाद गांधी जी ने इस हार को अपनी हार बताया और कहा कि मैं सुभाष जी के तरीकों से सहमत नहीं हूँ। जो सहमत हैं वो कांग्रेस में रहें, बाकी कांग्रेस छोड़ दें। और इस पर कांग्रेस के 14 कार्यकारिणी सदस्यों में से 12 ने इस्तीफा दे दिया। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी सुभाष जी के साथ खड़े रहे और बापू को मनाना भी चाहा, पर वो नहीं माने। और सुभाष जी, जो कि किसी पद या राजनीति के भूखे नहीं थे, उन्होंने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। वो चाहते थे कि सब मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करें और यह मिशन किसी के अहंकार के कारण मर न जाए।
परंतु किसी का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ और सुभाष जी ने जैसे ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया गया। गांधी जी को दूसरी बार एहसास हो चुका था कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। पहला जब भगत सिंह की क्रांति आई थी और यह दूसरी क्रांति थी जब सब सुभाष जी के पीछे चलना चाहते थे और उन्हीं को नेताजी के रूप में देखना भी चाहते थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय। दूसरे विश्व युद्ध के काले बादल पूरे विश्व पर छा रहे थे और सुभाष जी की दूरदर्शिता भी यही कहती थी कि जिस प्रकार से जर्मन्स हिटलर के नेतृत्व में इतने क्रूर होते जा रहे हैं और हिटलर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो विश्व युद्ध करवाकर ही दम लेंगी, और यही सबसे अच्छा मौका था अंग्रेजों को भारत से भगाने का, क्योंकि विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज आर्थिक और मानसिक तौर पर तभी सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया। उसी दिन सुभाष जी ने घोषणा की कि यही सही अवसर है भारत को आज़ादी दिलाने का। 8 सितंबर 1939 को सुभाष जी ने कहा यदि कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती तो उनका फॉरवर्ड ब्लॉक यह काम करेगा और अपने दम पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष जी द्वारा बनाई गई पार्टी थी। उनके इस फैसले से अंग्रेजी सरकार डर गई और उन्होंने बोस जी और फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर दिया, जिसके विरोध में सुभाष जी और नेताओं ने अनशन शुरू कर दिया। अंग्रेजी सरकार पहले भी मुंह की खा चुकी थी जब भगत सिंह ने अनशन किया था, और इस बार अंग्रेजी सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ भारत में कोई विद्रोह नहीं चाहती थी और इसके दबाव में ब्रिटिश सरकार को सुभाष जी को छोड़ना पड़ा। पर उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया और पुलिस का कड़ा पहरा उनके घर के चारों तरफ लगा दिया गया। पर 16 जनवरी 1941 को एक पठान का भेष बनाकर वो अपने घर से भाग निकले और अफगानिस्तान जा पहुंचे और इटली दूतावास में मदद मांगी। इटली दूतावास ने यह जानकर कि यह अंग्रेजों के दुश्मन है, उनको एक जाली पासपोर्ट बनाकर रशिया भेज दिया, जहां से होते हुए वो बर्लिन जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मदद मांगी। 29 मई 1942 को हिटलर और सुभाष जी की मुलाकात हुई, पर हिटलर जैसा इंसान जो अपने अहंकार में चूर था वो किसी की क्या मदद करता। इस चीज को नेताजी ने भांप लिया और वो जर्मनी से जापान की ओर निकल लिए। जापान में तत्कालीन प्रधानमंत्री हिडेकी तोजो ने सुभाष जी को आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे। इसी बीच जर्मनी, इटली और जापान ने नेताजी की इतनी मदद जरूर की कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश की तरफ से लड़ने आए थे और जो बंदी बना लिए गए थे, उन्हें एक शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि अब वो आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ेंगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाएंगे। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण में नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और अपनी जंग के लिए आशीर्वाद मांगा। यह पहली बार था जब गांधी जी को किसी के द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया हो। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ आक्रमण किया और सेना को प्रेरित करने के लिए सुभाष जी ने यह नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार आइलैंड जीत लिया और नेताजी ने इन आइलैंड्स का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया। फिर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों का पलड़ा भारी देखते हुए आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई और नेताजी को अब एक नया रास्ता ढूंढना था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ चल दिए। और आगे क्या हुआ इसका हम विश्लेषण करेंगे अपने अगले एपिसोड में। और इस विश्लेषण की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसे जानने के लिए आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें, क्योंकि नेताजी की कोई भी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली है, ना उनके नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट सामने आया है, और जिस प्लेन क्रैश को उनकी मौत का कारण माना जाता है, ताइवान सरकार का कहना है कि वहां उस तारीख को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। गुमनामी बाबा और सुभाष जी की हैंडराइटिंग सबसे बड़े हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल द्वारा चेक की जा चुकी है और उनका कहना है कि यह हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है। और सबसे बड़ी बात, नेताजी की मौत से संबंधित फाइल्स सरकार द्वारा अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई हैं। उनकी मौत से संबंधित लगभग 40 से ज़्यादा फाइल्स हैं जो सरकार ने छुपा कर रखी हुई हैं। उनकी मौत से संबंधित लगभग 40 से ज़्यादा सरकारी फाइल्स हैं जो कि नेताजी की मौत पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो नेताजी की मौत के रहस्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इस सीरीज से संबंधित मैं सभी एपिसोड्स हर संडे सुबह 11 बजे प्रकाशित करूंगा, तो अगला एपिसोड देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।